नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य की स्थापना तथा गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत के बारे में प्रमुख बिंदुओं को देखा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जो कि कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना, लेकिन वह भी स्वतंत्र शासक नहीं था। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना, जो कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश के प्रमुख शासक, जिनमें से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ। 319 ईस्वी को ही गुप्त संवत की शुरुआत माना जाता है। इसने 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले जो शासक थे, जिनमें से गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त तथा श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच, ये दोनों महाराज की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। तत्कालीन समय में महाराज की उपाधि सामंतों की उपाधि होती थी। इसका अर्थ हुआ कि श्रीगुप्त और घटोत्कच किसी बड़े साम्राज्य के अंतर्गत शासन करते थे, जो कि संभवतः कुषाण वंश के अधीन थे। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम पहला स्वतंत्र शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम किसी शासक के अधीन न होकर एक स्वतंत्र शासक था, इसलिए इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी से की। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले के दो शासक महाराज की उपाधि धारण किए थे, जो कि सामंत थे। ये स्वतंत्र शासक थे, इसलिए इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके लिच्छवियों की सहायता से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ाया। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सोने के सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम भी लिखवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। इसकी जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में मिलती है, जिसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब आइए दोस्तों, समुद्रगुप्त से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 375 ईस्वी तक शासन किया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इसने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया तथा कभी भी पराजय का सामना नहीं किया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने भी कभी पराजय का सामना नहीं किया था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 12 शासकों तथा दक्षिण भारत दक्षिणावर्त के भी 12 शासकों को पराजित कर उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। परंतु बाद में दक्षिणावर्त के क्षेत्रों को उन राजाओं को, उन शासकों को वापस कर दिया, जिसे उसने धर्म विजय का नाम दिया। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण, इन विजयों के कारण ही इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और इन विजयों का उल्लेख हमें हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसे बाद में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया था। इस अभिलेख पर जहांगीर तथा बीरबल का भी वर्णन है। इस तरह
प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर सबसे पहले अशोक और फिर समुद्रगुप्त, फिर अकबर, बीरबल और जहांगीर का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी का विजय करने वाला बताया गया है। इस लेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की भी संज्ञा दी जाती है। इसे संगीत से काफ़ी प्रेम था। इसने अपने काल के सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया है। समुद्रगुप्त के काल की कुल 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन और वीणावादन, इस तरह की 6 अलग अलग प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त के अन्य नामों और उपाधियों में पराक्रमांक, अप्रतिरथ तथा व्याघ्र पराक्रम भी है। समुद्रगुप्त के दरबार में ही बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को बनाया। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन वह शकों से पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की और साथ ही शकों को पराजित किया और रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश की सत्ता अपने हाथों में ले लिया। अब आइए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी में अपने भाई रामगुप्त की हत्या की, साथ ही शकों को पराजित कर अपना साम्राज्य क्षेत्र को हासिल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 415 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का बचपन का नाम देवराज, देवश्री या देवगुप्त था और इसकी माता का नाम दत्ता देवी था और पिता समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के अलावे विक्रमांक और परम भागवत की भी उपाधि ली थी। इसके अलावे शकों का विजेता होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था। यह 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने अपनी पुस्तक फो की में गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 विद्वानों का एक समूह था, जिसे नवरत्न कहा गया है। इन नवरत्नों में से कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। यह ऐसा स्तंभ है जिस पे अब तक जंग नहीं लगा है। यह स्तंभ वर्तमान में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के मदद से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला विवाह इसने अपने भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से किया, क्योंकि रामगुप्त शकों से पराजित हो गया था और अपनी पत्नी और राज्य को शकों को सौंपकर भागना चाह रहा था। दूसरा विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के राजा नागराज की पुत्री कुमारी कुबेर नागा से किया। कुबेर नागा से हुई पुत्री राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाया और ध्रुव देवी से प्राप्त पुत्र कुमार गुप्त को उसने उत्तराधिकारी बनाया। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय से कुछ अन्य बिंदुओं को देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। दोस्तों, ये थे गुप्त वंश के प्रमुख शासकों से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बाद के शासकों तथा गुप्त वंश के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।